जय हिंद दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पीसीएम ग्रुप ऑफ एजुकेशन पर आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। इस चैनल के माध्यम से डीएलएड के जो सब्जेक्ट मैथ और साइंस है उनसे संबंधित आप नॉलेज प्राप्त करेंगे। तो मेरा इस चैनल के माध्यम से ये प्रयास रहेगा कि मैथ और साइंस संबंधी आपको बेहतर से बेहतर नॉलेज दिया जाए। तो आप हमारे साथ जुड़े और मैथ और साइंस संबंधित आप बेहतर नॉलेज पाए। तो चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं सेमेस्टर फर्स्ट का मैथ और चैप्टर 1 संख्या तथा अंकों का ज्ञान, नॉलेज ऑफ नंबर्स एंड डिजिट्स। इसमें हम सबसे पहले समझेंगे संख्या का अर्थ, मीनिंग ऑफ नंबर। संख्या होती क्या है, संख्या कहते किसे हैं, संख्या का मतलब क्या है। एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगा, डीएलएड में जो कोर्स है वह बिल्कुल बेसिक कोर्स है। अब बेसिक कोर्स इसलिए नहीं है कि आपको बेसिक नहीं आता है, बल्कि बेसिक कोर्स पढ़ने का ये उद्देश्य है कि यह जो छोटी छोटी बातें हैं ये कोरे कागज वाले बच्चों को आप कैसे समझा पाएंगे। क्योंकि छोटी छोटी चीजों को आप मुझे समझा सकते हैं, लेकिन जो ऐसे बच्चे जो कुछ नहीं जानते हैं उनको समझाना बेहद कठिन होता है। तो इस कोर्स का सबसे बड़ा उद्देश्य यही है कि आप छोटी चीजों को आप जो कोरे कागज वाले बच्चे हैं उनको आप कैसे समझाएंगे। तो चलिए हम लोग समझते हैं संख्या का अर्थ क्या होता है। तो संख्या कहते किसे हैं ये हम लोग समझेंगे। संख्या एक प्रकार की गिनती, संख्या एक प्रकार की गिनती या माप है जो हमारे मस्तिष्क में विचार के रूप में व्याप्त होता है। तो संख्या क्या है? संख्या एक प्रकार की गिनती या माप होती है जो हमारे मस्तिष्क में एक विचार के रूप में क्या होती है? व्याप्त होती है। इसको और एक तरह से परिभाषित कर सकते हैं हम, वस्तुओं को देखकर हमारे मस्तिष्क में उत्पन्न होने वाला ऐसा विचार जिससे यह बोध हो कि वस्तुएं कितनी हैं, यह बोध हो कि वस्तुएं कितनी हैं, उसे संख्या कहते हैं। तो ये परिभाषा ये कह रही है कि जब हम वस्तुओं को देखते हैं तो हमारे मन में कुछ विचार उत्पन्न होता है और वह विचार यह बताता है कि जो अमुक वस्तु हम देख रहे हैं वह कितनी है। तो वही जो विचार है वह क्या कहलाता है? संख्या कहलाता है। तो इस परिभाषा को समझना है तो एक हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं।
और इस परिभाषा को समझते हैं। जैसे मान लीजिए यहां पर 4 फूल हैं, ये 4 फूल हैं, ये मैं आपको 4 फूल बना रहा हूं। ये देखिए ये 4 फूल हैं। अब यहां पर 4 व्यक्ति हैं, लेकिन मान लीजिए एक यहां का भारत का है, एक रोम का है, एक अमेरिका का है, ऐसे तमाम व्यक्ति हैं। ऐसे 4 टाइप के लोग हैं, भारत का है, रोम का है, अमेरिका का है, ऐसे। अब यदि भारत का कोई व्यक्ति इन चारों फूलों को देखेगा, रोम का व्यक्ति इन चारों फूलों को देखेगा, अमेरिका का व्यक्ति इन चारों फूलों को देखेगा, तो इनके मन में एक विचार उत्पन्न होगा और वह विचार यह बताएगा कि यह कितने फूल देख रहे हैं। भारत का व्यक्ति इन फूलों को देखेगा तो उसके मन में यही विचार आएगा कि ये फूल कितने हैं। तो जिस विचार के माध्यम से यह पता चलेगा कि फूल कितना है, वही विचार संख्या कहलाएगा। भारत वाले व्यक्ति के मन में वह क्या आएगा? संख्या आएगा। उसी तरह से रोम वाले व्यक्ति के मन में जो विचार आएगा, इन फूलों को देखकर जो विचार आएगा, उस विचार से ये पता चलेगा कि ये फूल कितने हैं। तो रोम वाले व्यक्ति के मन में जो विचार आएगा वह संख्या होगा। वैसे ही अमेरिका वाले व्यक्ति के मन में इन फूलों को देखकर समान विचार आएगा, वही विचार आएगा, अर्थात उसके भी मन में यही आएगा कि ये फूल कितने हैं। तो जिस विचार के माध्यम से ये फूल कितने हैं इसकी माप की जाएगी, ये फूलों की माप की जाएगी, उस विचार को ही हम लोग क्या कहेंगे? संख्या कहेंगे। तो यहां से आप देख सकते हैं परिभाषा ये बिल्कुल स्पष्ट है कि वस्तुओं को देखकर, जैसे ये भारत का व्यक्ति इन वस्तुओं को देख रहा है, तो वस्तुओं को देखकर इसके मन में एक विचार उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, उत्पन्न होने वाला ऐसा विचार इसके मन में एक विचार उत्पन्न हो रहा है और उस विचार से यह पता हो रहा है, बोध मतलब होता है ज्ञान, यह पता चल रहा है, यह ज्ञान हो रहा है कि ये फूल कितने हैं, ये वस्तुएं कितनी हैं। तो उस विचार को ही हम लोग क्या कहेंगे? संख्या कहेंगे। संख्या एक प्रकार की गिनती या माप है जो हमारे मस्तिष्क में विचार के रूप में क्या होता है? व्याप्त होता है। जैसे इस परिभाषा को भी आप समझना चाहेंगे तो ये 3 व्यक्ति हैं, भारत का व्यक्ति है, रोम का व्यक्ति, अमेरिका का व्यक्ति है। इन तीनों व्यक्ति के मन में इन वस्तुओं को देखकर कोई विचार आ रहा है, उस विचार के माध्यम से इन फूलों की गिनती की जा सकती है या फूलों की संख्या की माप की जा सकती है। तो जो विचार आ रहा है उस विचार को नाम ही हम लोगों ने क्या रख दिया है? संख्या रख दिया है। ठीक है, तो संख्या का मतलब क्या होता है? जब हम वस्तुओं को देखते हैं तो हमारे मस्तिष्क में एक विचार आता है और उसके माध्यम से हमें ये पता चलता है कि वस्तुएं कितनी है, वस्तुओं की संख्या को माप सकते हैं उस विचार से। तो जो विचार आता है जिससे हम संख्या को माप सकते हैं, चाहे ये पता चलता है कि वस्तुएं कितनी है, उसे ही हम लोग नाम क्या दिया है? संख्या दिया है। तो संख्या एक प्रकार की गिनती या माप होती है जो हमारे मस्तिष्क में विचार के रूप में क्या होता है? उत्पन्न होता है या व्याप्त होता है। या वस्तुओं को देखकर हमारे मस्तिष्क में उत्पन्न होने वाला ऐसा विचार जिससे यह पता चलता है, यह बोध होता है कि वस्तुएं कितनी है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? संख्या कहते हैं। जैसे और एक एग्जांपल लेते हैं।
जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, तालाब में या ले लेते हैं नदी में 4 मछलियां हैं, 4 मछलियां हैं। नदी में 4 मछलियां हैं, ये मान लिया। यह एक विचार है। कैसे विचार है समझ लीजिए। जैसे यह मान लीजिए नदी है और इस नदी में 4 मछलियां मैं ले लेता हूं। ये 4 मैं मछलियां बना रहा हूं। नदी में 4 मछलियां हैं। तो मैं 4 मछलियां बना लूं। चार मछलियां मैं बना रहा हूं। ये देख सकते हैं आप, 4 मछलियां मैं बना रहा हूं। ये देखिए नदी में 4 मछलियां हैं, ये मेरे मन में विचार आया। तो भाषा जो होती है वह विचार को प्रकट करने का क्या है, माध्यम है। तो ये मेरे मन में इन मछलियों को देखकर मेरे मन में एक विचार आया कि ये कितनी है, और उस विचार को मैं यहां पर लिखा हूं, नदी में 4 मछलियां हैं। ये मैंने विचार को व्यक्त किया है शब्दों के रूप में। अब मेरे विचार में कोई ऐसा विचार है, ये इस विचार से हमें ये पता चल रहा है कि मछलियां कितनी है, इस नदी में मछलियां कितनी है। तो जो हमारे मन में विचार आया है वही विचार का कहलाएगा, संख्या कहलाएगा। तो हमारे मन में ये 4 जो आया है, जिसको मैंने शब्दों में व्यक्त किया है, वही विचार जो है वह क्या है, संख्या कहला जाएगा। अर्थात मछलियों की संख्या हम कहेंगे कितनी है, 4 है। तो बिल्कुल परिभाषा स्पष्ट है कि वस्तुओं को देखकर हमारे मस्तिष्क में जो विचार उत्पन्न होता है, जिससे यह पता चलता है कि वस्तुएं कितनी होती हैं, उसे ही हम लोगों ने क्या नाम दिया है, संख्या का नाम दिया है। अब हम लोग पढ़ते हैं संख्यांक क्या होता है। संख्यांक समझते हैं कि संख्यांक क्या होता है। संख्यांक नंबरल्स। संख्यांक क्या होता है, हमारे पास संख्याएं हैं, हमारे पास विचार है। अब उस विचार को संकेतों के रूप में लिखना है। यहां पर विचार को मैंने शब्दों के रूप में लिखा है, ये शब्दों के रूप में है। अब ये जो विचार शब्दों के रूप में है, अब इसको मैं संकेत के रूप में दिखाना चाहता हूं, चिन्हों के रूप में दिखाना चाहता हूं। चिन्हों के रूप में या संकेतों के रूप में मैं दिखाना चाहता हूं उस विचार को, या उस संख्या को मैं चिन्हों के रूप में दिखाना चाहता हूं। तो संख्याओं को प्रदर्शित करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, जिन संकेतों का प्रयोग किया जाता है, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, संख्यांक कहते हैं। संख्यांक किसे कहते हैं, संख्याओं को प्रदर्शित करने के लिए या निरूपित करने के लिए जिन संकेतों का या चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, उन्हें हम लोग संख्यांक कहते हैं। संख्याओं को प्रदर्शित करने के लिए जिन चिन्हों या संकेतों का प्रयोग किया जाता है, या संकेतों का प्रयोग
प्रयोग किया जाता है उन्हें संख्यांक कहते हैं। उन्हें संख्यांक कहते हैं। तो संख्यांक क्या होता है? संख्याओं को निरूपित करने के लिए जिन संकेतों का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? संख्यांक कहते हैं। ये परिभाषा होगी। एक और तरह से हम लोग परिभाषित कर सकते हैं। संख्यांक वे चिन्ह प्रतीक, आप चिन्ह भी कह सकते हैं, प्रतीक भी कह सकते हैं, या नाम है जो संख्याओं को समझने में, पढ़ने में, लिखने में, जो संख्याओं को समझने में सहायता करते हैं, समझने में सहायता करते हैं। तो संख्यांक की ये भी परिभाषा हम दे सकते हैं कि संख्यांक ऐसे चिन्ह या प्रतीक या नाम है जो संख्याओं को समझने में क्या करते हैं? हमारी सहायता करते हैं, लिखने में भी सहायता करते हैं, पढ़ने में भी क्या करते हैं? सहायता करते हैं। संख्यांक के माध्यम से हम संख्याओं को आसानी से लिख पढ़ सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर समझ लिए, जैसे इन्हीं को समझिए। इस नदी में 4 मछलियां हैं। अब यहां पर 3 व्यक्ति हैं। एक व्यक्ति है भारत का और एक व्यक्ति है अमेरिका का, एक व्यक्ति भारत का है, एक अमेरिका का है, और एक ऐसा व्यक्ति है जो रोमन पद्धति को जानता है, रोम का निवासी है। अब यह व्यक्ति, भारत वाला व्यक्ति, देवनागरी लिपि को जानता है, देवनागरी लिपि को जानता है। अमेरिका वाला व्यक्ति अंतरराष्ट्रीय लिपि को जानता है, ये अंतरराष्ट्रीय लिपि को जानता है, अंतरराष्ट्रीय लिपि को जानता है। और रोम वाला व्यक्ति रोमन लिपि को जानता है, तो इन चारों मछलियों को देखकर इन तीनों व्यक्तियों के मन में समान विचार आएगा, अर्थात इनकी संख्या समान आएगी। ये भी कहेगा इनकी संख्या है, सेम है, ये भी सेम वही बात कहेगा, ये भी सेम वही बात कहेगा कि मछलियां कितनी है, इनका विचार समान होगा। लेकिन भारत वाला व्यक्ति जो देवनागरी लिपि को जानता है, मछलियों की संख्या को ऐसे निरूपित करेगा, इस सिंबल द्वारा निरूपित करेगा। इस सिंबल को हम लोग 4 बोलते हैं। अमेरिका वाला व्यक्ति मछलियों की संख्या को इस सिंबल द्वारा व्यक्त करेगा, चाहे इस सिंबल द्वारा व्यक्त करेगा। रोम वाला व्यक्ति जो कि रोमन लिपि को जानता है, इस सिंबल द्वारा व्यक्त करेगा। तो यहां पर देवनागरी लिपि जानने वाला व्यक्ति मछलियों की संख्या को इस सिंबल द्वारा व्यक्त करेगा। अमेरिका जो कि अंतरराष्ट्रीय लिपि जानता है, इस मछलियों की संख्या को इस सिंबल द्वारा व्यक्त करेगा। और रोम वाला व्यक्ति जो कि रोमन लिपि जानता है, इन वस्तुओं की संख्या को इस सिंबल द्वारा व्यक्त करेगा। तो ये जो सिंबल यूज किया है इन व्यक्तियों ने, यही सिंबल क्या कहलाते हैं? संख्यांक कहते हैं, संख्यांक कहलाते हैं। और इनकी संख्या, इनकी सहायता से हम वस्तुओं की संख्या को निरूपित करते हैं। तो संख्यांक क्या है? संख्याओं को प्रदर्शित करने के लिए जिन चिन्हों या संकेतों का प्रयोग किया जाता है उन्हें संख्यांक कहते हैं।
या संख्यांक ऐसे चिन्ह या प्रतीक या नाम होते हैं जो संख्याओं को समझने में क्या कहलाते हैं, क्या करते हैं, हमारी सहायता करते हैं। अब हम लोग ये समझ लेते हैं देवनागरी लिपि में कितने संकेत बने हैं, अंतरराष्ट्रीय लिपि में कितने संकेत बने हैं। तो देवनागरी लिपि में संकेत क्या होते हैं? देवनागरी लिपि में संकेत, देवनागरी लिपि में संकेत, लिपि में संकेत, देवनागरी लिपि में संकेत क्या है? 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। देवनागरी लिपि में, ये अंतरराष्ट्रीय लिपि में लिख रहा हूं, अंतरराष्ट्रीय लिपि, अंतरराष्ट्रीय लिपि में संकेत, लिपि में संकेत। और ये रोमन लिपि में संकेत, रोमन लिपि में संकेत, लिपि में संकेत। तो जैसे देवनागरी लिपि में संकेत ये होते हैं 1, 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9 और ये 0। ये वैसे अंतरराष्ट्रीय लिपि में क्या संकेत होते हैं? 1 होता है, ये 2 हो गया, ये 2, ये 3, ये 4 या ऐसे 4, और ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, ये 7 हो गया, ये 8 हो गया, ये 9 और ये 0। ये अंतरराष्ट्रीय लिपि में क्या हो गए? संकेत हो गए। रोमन लिपि में संकेत क्या होता है? आई होता है, भी होता है, एक्स होता है, एल होता है, सी होता है, डी होता है, सी, डी और एम होता है। ये रोमन लिपि में संकेत है। तो देवनागरी लिपि में ये संकेत बनाए गए हैं संख्याओं को प्रदर्शित करने के लिए, और अंतरराष्ट्रीय लिपि में ये संकेत बनाए गए हैं संख्याओं को लिखने के लिए, और रोमन लिपि में ये संकेत बनाए गए हैं संख्याओं को प्रदर्शित करने के लिए, संख्याओं को लिखने के लिए। तो हमने ये जाना संख्या किसे कहते हैं, संख्यांक क्या होते हैं। अब हम लोग पढ़ लेते हैं संख्याओं के परिवार के प्रकार, अर्थात हमारी संख्याएं कितनी प्रकार की होती है। संख्याओं के परिवार को गणित की भाषा में हम लोग समुच्चय बोलते हैं। समुच्चय, परिवार के प्रकार, टाइप्स ऑफ फैमिली कह लीजिए, या फिर ग्रुप कह लीजिए, और इसको हम लोग गणित की भाषा में सेट बोलते हैं। टाइप्स ऑफ सेट ऑफ नंबर्स, संख्याओं के समुच्चय के प्रकार या संख्याओं के समूह के प्रकार या संख्याओं के परिवार के प्रकार। तो हमारी तमाम संख्याएं, हमारे गणित में तमाम तरह की संख्याओं का यूज किया जाता है। जैसे जैसे गणित का विकास होता गया, जैसे जैसे संख्याओं की जरूरत पड़ती गई, वैसे वैसे हम लोगों ने संख्याओं के परिवार को बढ़ाता गया। सबसे पहला हमारा परिवार आता है प्राकृतिक संख्याओं का परिवार, अर्थात प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय या परिवार या समूह। प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय कह लीजिए, या इसको आप क्या कहेंगे? परिवार बोलेंगे, या समूह भी बोल सकते हैं, समूह, अर्थात सेट ऑफ
नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, या इसको फैमिली भी बोल सकते हैं, सेट को हम लोग फैमिली भी बोल सकते हैं या ग्रुप भी बोल सकते हैं, फैमिली या फिर ग्रुप। तो फैमिली या ग्रुप या सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स क्या होता है? तो एक बात सोचा जाए कि मानव सभ्यता का जब विकास हुआ तो मानव को सबसे पहले किस तरह की संख्याओं की जरूरत पड़ी? तो जब मानव जानवर पालने लगा तो उन जानवरों की गिनती के लिए उसको संख्याओं की जरूरत पड़ी, और वस्तुओं को गिनने के लिए जिन संख्याओं की जरूरत पड़ी, सबसे पहले उन संख्याओं को ही हम लोग प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं, या गिनती की संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। जिन संख्याओं का प्रयोग आप कह सकते हैं, जिन संख्याओं का प्रयोग वस्तुओं को गिनने के लिए किया जाता है, वस्तुओं को गिनने के लिए किया जाता है, गिनने के लिए किया जाता है, किया जाता है, उन्हें प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं, उन्हें प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं, प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। तो हम लोग एक बात सोचें कि मानव को सबसे पहले जरूरत किसकी पड़ी? तो मानव जब खेती बाड़ी करने लगा, जानवरों को पालने लगा और जानवरों को जंगल में चराने जाने लगा, तो जानवरों को गिनने की जरूरत पड़ी कि हम कितने जानवर लेकर जा रहे हैं और कितने जानवर लेकर आ रहे हैं। कोई जानवर तो गायब नहीं है। तो उन जानवरों को गिनने के लिए, वस्तुओं को गिनने के लिए सबसे पहले मानव ने जिन संख्याओं का निर्माण किया, उन संख्याओं को ही हम लोग क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। तो कह सकते हैं कि गिनती की संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। गिनती की संख्याओं को प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं, प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं, प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। गिनती की संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। जो प्राकृतिक संख्याओं का परिवार है ना, प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय या परिवार को प्राकृतिक संख्याओं के परिवार को या समुच्चय को, परिवार को कैपिटल एन फॉर नेचुरल नंबर्स, परिवार को कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। कैपिटल एन से क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। जैसे हम लोगों का नाम होता है, उसी तरह से प्राकृतिक संख्याओं के परिवार को हम लोग किससे दिखाते हैं? कैपिटल एन से। अतः कैपिटल एन बराबर हम लोग क्या लिखेंगे? समुच्चय। समुच्चय को दिखाते हैं हम लोग मझले कोष्ठक के अंतर्गत। ठीक है, तो मझले कोष्ठक के अंतर्गत हम दिखाएंगे प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। 1 होती है, 2 होती है, 3 होती है, 4 होती है, डॉट डॉट कहां तक? इनफाइनाइट तक। प्राकृतिक संख्याएं अनंत होती है, इनकी संख्या अनंत होती है, सीमित नहीं होती है। तो प्राकृतिक संख्याओं के परिवार को हम लोग किससे दिखाते हैं? कैपिटल एन से दिखाते हैं। और गिनती की संख्याओं को प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं, या जिन संख्याओं का प्रयोग मानव ने वस्तुओं को गिनने के लिए किया, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। अब हम इसके बाद पढ़ते हैं पूर्ण संख्याओं का परिवार या समुच्चय। पूर्ण संख्याओं का परिवार, पूर्ण संख्याओं का परिवार।
पूर्ण संख्याओं का परिवार, फैमिली ऑफ होल नंबर्स, पूर्ण संख्याओं का परिवार। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? पूर्ण संख्याओं का परिवार क्या होता है? तो प्राकृतिक संख्याओं के परिवार में जब जीरो को सम्मिलित लिया जाता है तो उस नए परिवार को हम लोग पूर्ण संख्याओं का परिवार कहते हैं। जब प्राकृतिक संख्याओं के परिवार में, जब प्राकृतिक संख्याओं के परिवार में, प्राकृतिक संख्याओं के परिवार में जीरो को सम्मिलित कर लिया जाता है, सम्मिलित कर लिया जाता है, कर लिया जाता है, तो कर लिया जाता है तो उस परिवार को पूर्ण संख्याओं का परिवार कहते हैं। पूर्ण संख्याओं का परिवार कहते हैं। पूर्ण संख्याओं का परिवार कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि प्राकृतिक संख्याओं का परिवार है, उसमें एक नया लड़का शामिल हो गया और वह लड़का क्या है? जीरो है। एक नया मेंबर शामिल हो गया। तो अब जाहिर सी बात है किसी परिवार में जब कोई नया मेंबर आ जाता है तो परिवार दूसरा हो जाएगा नए मेंबर के आने के कारण। तो अब उस परिवार का नाम भी हमें बदलना पड़ेगा। तो सेम उसी तरह से प्राकृतिक संख्याओं के परिवार में जब जीरो को सम्मिलित किया लिया जाए तो जो नया परिवार बनेगा उस परिवार को हम लोग क्या बोलेंगे? पूर्ण संख्याओं का परिवार कहेंगे। जैसे पूर्ण संख्याओं के परिवार को हम लोग W से दिखाते हैं, तो W बराबर, अब इसमें जीरो भी सम्मिलित कर दिया जाएगा, 1 2 3 4 ऐसे डॉट डॉट कहां तक? अनंत तक। तो ये जो नया परिवार बना है जिसमें जीरो भी सम्मिलित है, यह परिवार क्या कहलाता है? पूर्ण संख्याओं का परिवार कहलाता है। आखिर पूर्ण संख्या इनका नाम क्यों पड़ा होगा? पूर्ण माने होता है पूरा। क्या पूरा हो गया भाई? अर्थात वस्तुओं की गिनती पूरी हो गई। वस्तुओं की गिनती कैसे? तो जैसे मान लीजिए किसी रूम में 10 कुर्सियां हैं तो हम 10 लिखेंगे, 10। यदि एक गायब हो जाए तो 9 लिखेंगे, एक गायब हो जाए तो 8 लिखेंगे, एक और गायब हो जाए तो 7 लिखेंगे, एक और गायब हो जाए तो 6, ऐसे ही गायब एक और हो जाए तो 5, फिर एक गायब हो जाए तो 4, एक गायब हो जाए तो 3 लिखेंगे, एक गायब हो जाए तो 2 लिखेंगे, एक गायब हो जाए तो 1। तो यहां से हम लोगों की प्राकृतिक संख्या होती है। लेकिन क्या गिनती यहीं तक होती है? यदि उस रूम में कोई कुर्सी न हो तो वस्तुओं की हम गिनती कैसे करेंगे? तो उस वस्तुओं की गिनती कैसे करेंगे? जीरो करेंगे, जो कि प्राकृतिक संख्याओं के परिवार में नहीं था। और प्राकृतिक संख्याओं के परिवार में जब जीरो को सम्मिलित कर लिया जाएगा तो वस्तुओं की गिनती पूरी हो गई। अर्थात कोई वस्तु नहीं रहेगी तो उनकी गिनती हम क्या कहेंगे? जीरो कहेंगे। और बाकी वस्तुओं की गिनती हम प्राकृतिक संख्याओं से कर सकते हैं। तो इसीलिए जब जीरो को शामिल कर लिया गया तो जो नया परिवार बना उसे हम लोगों ने नाम क्या दिया? पूर्ण संख्याओं का परिवार नाम दिया। अब इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं अगला जो परिवार है हम लोगों का, वह परिवार है पूर्णांकों का परिवार या पूर्णांकों का समुच्चय। पूर्णांक या पूर्णांकों का परिवार या समुच्चय। पूर्णांकों का परिवार, पूर्णांकों का परिवार, फैमिली ऑफ इंटीजर्स, फैमिली ऑफ इंटीजर्स। ये पूर्णांकों का परिवार क्या होता है या पूर्णांक संख्याएं किसे कहते हैं? तो ऐसा परिवार जिसमें प्राकृतिक संख्याओं के धन और ऋण संख्याएं उपस्थित होती हैं, उस तरह के परिवार को हम लोग पूर्णांकों का परिवार कहते हैं।
ऐसा परिवार जिसमें प्राकृतिक संख्याओं के धन तथा ऋण संख्याओं के साथ जीरो को भी शामिल कर लिया जाए। किसे शामिल कर लिया जाए? जीरो को भी शामिल कर लिया जाए। प्राकृतिक धन तथा ऋण संख्याओं के साथ साथ जीरो को शामिल कर लिया जाए तो उस परिवार को पूर्णांकों का परिवार कहते हैं। पूर्णांकों का परिवार कहते हैं। तो पूर्णांकों का परिवार किसे कहते हैं? तो ऐसा परिवार जिसमें प्राकृतिक धन तथा ऋण संख्याओं के साथ साथ हम किसको शामिल कर लें? जीरो को भी शामिल कर लें, तो जो नया परिवार बनता है उसे हम लोगों ने नया नाम दिया है, और वह नाम दिया है पूर्णांकों का परिवार। और पूर्णांकों के परिवार को आई से दिखाते हैं या फिर जेड से दिखाते हैं। ठीक है, तो पूर्णांक में क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। इधर प्राकृतिक धन संख्याएं हो जाएंगी 1 2 3 4 ऐसे अनंत तक, और प्राकृतिक ऋण संख्याएं क्या हो जाएगी? -1 -2 -3 ऐसे डॉट 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 कहां तक? माइनस अनंत तक। तो ये जो नया परिवार मिला है जिसमें प्राकृतिक धन तथा ऋण संख्याएं हैं, इस नए परिवार का नाम क्या है? पूर्णांकों का परिवार है। पूर्णांकों के परिवार को आई से दिखाते हैं क्योंकि आई मतलब इंटीजर होता है। हम लोग जेड से क्यों दिखाते हैं? जेड जो है, जेड वह जर्मन भाषा का शब्द है। और किस शब्द से लिया गया है? तो यह 2 शब्दों से लिया गया है। जर्मन भाषा के 2 शब्दों से लिया गया है। जेहलिन से लिया गया है और जेहल से लिया गया है। तो पूर्णांकों को हम लोग आई से इसलिए दिखाते हैं कि इंटीजर में आई है, और जेड से क्यों दिखाते हैं? क्योंकि जेड जो है वह जर्मन भाषा का शब्द है, और जर्मन भाषा के शब्द जेहलिन से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है गिनना। जर्मन भाषा में जेहलिन का अर्थ होता है गिनना, और जेहल का अर्थ क्या होता है? संख्या। तो जर्मन भाषा के जो जेहलिन शब्द है, उस जेहलिन से जेड लिया गया है, और जेहल यानी कि जो संख्या होती है उससे क्या लिया गया है? जेड लिया गया है। तो इन दोनों शब्दों में जो जेड पहला अक्षर आया है, उसी पहले अक्षर से हम पूर्णांकों के परिवार को किससे दिखाते हैं? जेड से दिखाते हैं। पूर्णांकों का परिवार 2 तरह की होती है। इनको हम लोग धनात्मक पूर्णांक बोलते हैं। ये है धनात्मक पूर्णांक। इनको हम लोग क्या बोलते हैं? धनात्मक पूर्णांक बोलते हैं। पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक अर्थात पॉजिटिव इंटीजर्स बोलते हैं। पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स बोलते हैं। इन्हें प्राकृतिक संख्याएं भी बोलते हैं। धनात्मक पूर्णांकों को हम लोग क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्याएं बोलते हैं। और इन्हें आई प्लस से या जेड प्लस से प्रदर्शित करते हैं। प्राकृतिक ऋण संख्याओं को, ये प्राकृतिक ऋण संख्या है, प्राकृतिक ऋण संख्याओं को हम लोग ऋणात्मक पूर्णांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऋणात्मक पूर्णांक बोलते हैं। और ऋणात्मक पूर्णांक को आई माइनस और जेड माइनस से प्रदर्शित करते हैं।
जीरो न तो धनात्मक पूर्णांक है और न ही ऋणात्मक पूर्णांक है। जीरो कोई भी नहीं होता है, ना तो धनात्मक पूर्णांक होता है और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक होता है। तो आज हम लोगों ने पढ़ा संख्यांक क्या होते हैं और हमारी संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं। इसमें और संख्याओं के प्रकार हैं, लेकिन आज हम लोगों ने प्राकृतिक संख्याएं पढ़ा, पूर्ण संख्याएं पढ़ा और पूर्णांक पढ़ा। तो मुझे आशा है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो कृपया इसको आप अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और यदि कोई सुझाव हो तो आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।